हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिए मेरे मित्र, शाम के 6:30 बज चुके हैं और हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग तैयार रहा करें कि जब भी हमारी क्लास स्टार्ट हो तो आप सभी लोग मौजूद हों लगभग में। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं आपसे किस बात की कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके सिलेबस में आ रहे हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं और सारी समस्याओं को देखते हुए भी एक दरकिनार करते हुए हम आपकी क्लास ज़रूर लेते हैं भाई साहब। चाहे कुछ भी हो जाए, कल क्लास हुई थी लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्लास कल नहीं ली है, तो उनसे बताया कि लाइव क्लास में वो वीडियो नहीं पड़ा है, वीडियो वाले फोल्डर में वो वीडियो पड़ा हुआ है जो कल क्लास हुई थी। और आज वाला वीडियो भी लाइव क्लास में नहीं जाएगा, ये भी किस में जाएगा? वीडियो में जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप बाद में देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आप न्यू स्टूडेंट हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और ये जो 15 दिन का मॉक टेस्ट वाला चल रहा है ना, ये बहुत बेहतरीन सेशन है भाई साहब। 15 मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करिए, आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा जो आप सिलेबस में, क्या आपके आउट ऑफ सिलेबस से जो क्वेश्चन आते हैं, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं चीज़ें को, वो आउट ऑफ सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं। समझ गए मेरे भाई? तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे चलेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो जो भी प्यारे दोस्त पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी मित्र हमारे पुराने हैं वो वीडियो को देख रहे हैं तो वो लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, 26 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके थे। 27 नंबर क्वेश्चन को देखना था हमें। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसको देखना था एक बार। देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा था 27 है, शीतल पेय अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ क्या रहा है कि जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनकी बात कर रहा है, आचार और जो मुरब्बे वगैरह होते हैं इनको सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा रसायन मिलाते हैं हम उसमें। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखी, कोल्ड ड्रिंक की अगर हम बात छोड़ दें, मुरब्बा देखा आपने, अचार देखा आपने, ये लंबे समय तक चल सके इसमें हम किस केमिकल का प्रयोग करते हैं, किस केमिकल का यूज़ किया जाता है, ये आपसे पूछा था। क्वेश्चन था सोडियम बेंजोएट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम सल्फेट और बेंजोइक अम्ल। बेंजाइक अम्ल आपके सामने लिखा होगा। चलो मेरे भाई बता दो, सभी लोग कमेंट करो और आंसर लिखो जल्दी से। देखते हैं कितने सारे लोग जो हैं वो इसका आंसर लिख देंगे मेरे भाई। सभी लोग कमेंट करिए और आंसर भी लिखेंगे। हमने आपसे बोला कि शीतल पेय पदार्थों और मुरब्बों अचार के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। चलिए मेरे भाई, क्या आंसर आप बता रहे हैं, इसको बताने का काम करना आपको। चलें आगे, देखते हैं कितने सारे लोग इसका आंसर बता पाए हैं। तो याद रखो, अभी तक केवल एक आंसर आया है, वो भी और आपका गलत आया है। ठीक है मेरे भाई? तो अब यहाँ से अब हमें पढ़ना शुरू करना है मेरे भाई। देखिए ज़रा, अगर हम बात करें तो अमोनियम सल्फेट तो हो ही नहीं सकता और बेंजोइक अम्ल भी नहीं हो सकता है। अब बात आती है सोडियम को मिलाया जाता है। अब सोडियम बेंजोएट है या सोडियम एसीटेट है,
इसमें क्या आंसर है वो आपको कमेंट करना है मेरे भाई। तो याद रखिए इसका जो आंसर है वो सोडियम बेंजोएट जो है, इसका प्रयोग हम अचार और मुरब्बा आदि को सुरक्षित रखने के लिए इस रसायन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आपसे ये भी आ जाता है कि बैटरी में, जो बैटरी होती है ना, बैटरी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए इसका जो आंसर था मेरे भाई, कह रहा है कि बैटरी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। आप जानते ना, जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है जिसमें हम जिसे हम क्या करते हैं, चार्ज करने का काम करते हैं, उसमें लिक्विड भरा रहता है, भरा होता है कि नहीं। तो वो आपको बताना है कि वो लिक्विड कौन सा है। ये कमेंट करिए और आंसर बताइए इसमें किस अम्ल का या किस रसायन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आपसे पूछता है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा सिरका हो गया, अंगूर हो गया, इमली आपसे पूछ देता है, इमली में कौन सा रसायन पाया जाता है या इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा था। तो याद रखो मेरे भाई, इमली में कौन सा रसायन पाया जाता है, केमिकल, इसमें टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, टर्टरिक अम्ल आपका पाया जाता है इसमें, इमली में। जबकि सिरका में जो होता है कौन सा पाया जाता है, बताएंगे आप। और अंगूर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है वो आपके नींबू में भी पाया जाता है, समझ गए। नींबू में भी आपसे पूछे तो सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका वाला आप बता दीजिएगा। वैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो बैटरी वाला हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बैटरी जो होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। बैटरी जो होती है इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ करते हैं। बैटरी जो होती है, इस बैटरी में क्या भरते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम इस बैटरी में करते हैं मेरे भाई। समझ गए इस बात को। आगे सुनिए ध्यान से। अगला पॉइंट हम आपसे यही बताना चाहेंगे, 27 के बाद बात करेंगे 28 नंबर। सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि जो आपका राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितने समय के लिए कानून बना सकती है। पहले तो ये याद रखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सूचियां हैं। अगर आपसे ऐसा कुछ पूछता है तो याद रखो मेरे भाई, हमारी संसद में कुल 3 सूचियां हैं। सभी जानते हैं कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां। अगर हम आपसे पूछें कि 3 जो सूचियां हैं मेरे भाई, तो याद रखो उनका नाम क्या है। एक संघ सूची है, इसके बाद में संघ सूची के बाद में दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, संघ सूची के बाद में आपकी राज्य सूची मिल जाएगी। इसके बाद आपकी 3rd नंबर की जो मिलती है
वो आपकी मिल जाएगी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपको मिल जाएगी। तो याद रखो ये हमें 3 सूचियाँ मिलती हैं। अब आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है कि किस सूची पर कौन कानून बनाता है। तो याद रखो संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन बनाती है? केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। जबकि राज्य सूची की बात करें तो याद रखिए राज्य सूची पर कौन कानून बनाता है? तो राज्य सूची पर आपकी राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन अगर हम बात करें समवर्ती सूची की तो याद रखो इस पर केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकार ये दोनों मिलकर के इस पर नियम व कानून बनाने का काम करती हैं। राज्य सूची पर मतलब समवर्ती सूची पर आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून का निर्माण करती हैं। समझ के इस बात को। अगला पॉइंट आपको ये भी याद रखना है मेरे भाई कि अगर इन दोनों में विवाद हो जाता है कि नहीं हमारा कानून लागू किया जाए, हमारा कानून, तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार के कानून की मान्यता दी जाती है। केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाती है और केंद्र सरकार इसे लागू करती है। समझ के बात को, आगे सुनो ध्यान से। अगर हम संघ सूची की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट कितने हैं मेरे भाई? सब्जेक्ट कितने थे और कितने हो गए ये आपको बताना था। तो याद रखो इसमें कुल सब्जेक्ट की संख्या 97 थी, प्रेजेंट टाइम में 100 हो गई। जब संविधान बना था तब इसमें 97 सब्जेक्ट थे। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसमें 100 सब्जेक्ट है। इसमें आपके राज्य सूची में 52 थे, अब 47 बचे हैं। कितने बचे हैं? 47 बचे। पहले आपके 52 थे। कुछ सब्जेक्ट आपके यहाँ से हटा दिए गए। अब सुनो जरा, अब बात आती है समवर्ती सूची की। अब समवर्ती सूची में आप बताएंगे कि कितने सब्जेक्ट थे और कितने सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट थे और कितने सब्जेक्ट हो गए, ये अब आपको कमेंट करना। वही आपसे पूछा था कि संसद यदि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है तो ये कानून कितने समय तक बना रहेगा। देखिए कुछ परिस्थितियों में संसद कानून बना देती है राज्य सूची पर। वैसे राज्य सूची पर कानून बनाने का काम जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। लेकिन जैसे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है या फिर राष्ट्रपति शासन लगा है राज्य में, या कोई राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, वित्तीय आपातकाल, तो उस कंडीशन में यहाँ पर राज्य सरकार जो होती है वो कानून ना बना करके संसद कानून बना देती है। और संसद के द्वारा कानून जो बनाया गया क्या वो आजीवन चलने वाला है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऑप्शन हमें ये बताते हैं कि 6 माह, 1 वर्ष, 2 माह, मतलब 1 माह। तो अब हम क्या इसका आंसर टिक करेंगे मेरे भाई? तो याद रखो इन्होंने ये कहा कि अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है तो वो कानून कितने दिन तक चलेगा, इसके बाद वो कानून नष्ट हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि संसद ने जो कानून बना दिया राज्य के लिए, क्या वो राज्य सूची के सब्जेक्ट है तो क्या हमेशा चलता रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं बना है कि ये अनगिनत समय तक या असीमित समय तक चलता रहेगा। ये तो बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि कुछ ही समय के लिए लागू होता है। अब वो कितने समय के लिए लागू होता है? 6 महीने के लिए, या 2 माह, 1 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 माह के लिए, या 1 माह के लिए। अब सभी लोग कमेंट करो और आंसर बताओ जल्दी से। तो याद रखो वैसे आप लोग इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, ये भी गारंटी है। इसका आंसर है 1 वर्ष। ये जो संसद ने कानून बनाया है वो आपको बताया कि 1 वर्ष तक कानून रहेगा, इसके बाद ये कानून आपका वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर संसद चाहे तो इसकी अवधि को बढ़ा सकती है।
बढ़ाने के लिए संसद इसके कार्यकाल को इंक्रीज करेगी, मतलब संसद में दोबारा से इसे पारित किया जाएगा। जब संसद इसे दोबारा से पारित कर देगी तब ये पुनः 1 वर्ष तक के लिए आगे चलता रहेगा। समझ गए कि नहीं? वही कहानी बताएगी। याद रखो, लेकिन संसद राज्य सूची पर कब कब कानून बना सकती है, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर आपकी संसद राज्य सूची के विषय पर मतलब कानून बना सकती है। मतलब स्थिति की बात करें, किस स्थिति में कानून बनाएगी मेरे भाई, तो ध्यान से सुनिए और आपको बताते हैं। पहली कंडीशन है कि देश में आपातकाल लगा हो तब। देश में आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में आपका लगाया जाता है। आपातकाल की स्थिति में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। सुने आगे, अगला पॉइंट है कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन यदि लगा है, राष्ट्रपति शासन यदि लागू है, राष्ट्रपति शासन लागू है, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति जो है वो आपका कानून बना सकता है मेरे भाई। समझ रहे कि नहीं? इन दोनों कंडीशनों में आपका संसद जो होता है वो कानून राज्य सूची के विषय पर बना सकती है। लेकिन याद रखिए, ये कानून चलेगा कितने दिन तक? केवल और केवल 1 वर्ष तक चलने वाला है। समझ के बात को? अब आगे चला जाए। इतनी कहानी आपने पढ़ ली, और कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिएगा। 28 के बाद 29 नंबर पे आ गया क्वेश्चन। आपसे ये पूछा गया, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे एसएससी वगैरह का, बहुत ज़्यादा कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। वैसे हम ये मानते हैं कि सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे आप तो बता सकते हैं कि रेलवे वगैरह में तो कई बार आए, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वैसे देखिए मेरे भाई, जितने भी विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। याद रखिए, ये क्लास हमारी 6:30 बजे होती है, तो इस क्लास में आपको 6:30 बजे ज़रूर उपस्थित होना होता है। ठीक है, शाम को 6:30 बजे ये क्लास आपकी चलती है। अगर आप किसी कारणवश 6:30 बजे नहीं देख पाते हैं तो बाद में ये जो वीडियो है वो आपकी लाइव क्लास में नहीं जाएगा, इतना याद रखना। सुनो ध्यान से, ये आपका वीडियो लाइव क्लास में नहीं जाएगा, इसको याद रखना। ये आपका वीडियो वाला जो फोल्डर होता है, इस फोल्डर में आपका ये वीडियो जाएगा। समझ गए? नहीं तुम ढूंढते रहो लाइव वीडियो में, लाइव में मिलेगा भी नहीं। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? वीडियो वाले फोल्डर में ये जा कर के ठहर जाता है। ठीक है, कुछ यूट्यूब का अपडेट हो गया है तो इसके कारण ऐसी समस्याएं हो रही हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, जिन विद्यार्थियों ने कल भी क्लास हुई थी, बहुत सारे विद्यार्थी एब्सेंट रहे, उन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की है, तो वो भी हमारा जो वीडियो है वो लाइव में न जा कर के वीडियो वाले फोल्डर में चला गया। तो सभी लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो वाले फोल्डर में जा कर के उस वीडियो को भी कलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी के आगे के हैं। अब आपकी एक क्लास वो गायब हो गई तो वो क्वेश्चन गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आई है कि नहीं। तो अब हम चलते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी। चलिए मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन लिखा है 29 नंबर। कह रहे हैं मृगमरीचिका बने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? कहते हैं जो मृगमरीचिका बनती है उस प्रघटना को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा था। कह रहे थे विक्षेपण, अपवर्तन, विकिरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। जल्दी से कमेंट करें और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए, अब आप इस बात को तो जानते हैं कि अपवर्तन इस घटना का आंसर हो नहीं सकता। अगर आपको लगता है तो आप वैसे टिक लगा सकते थे। ऐसे अपवर्तन तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। बात आती है विकिरण, विकिरण भी नहीं हो सकता है। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। एक तो वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी नहीं हो सकता है।
अब बचा क्या कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन बचा, टोटल रिफ्रैक्शन जिसे कह सकते हैं हम लोग, इंटरनल रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो याद रखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही आपके मृगमरीचिका का बनना। मृगमरीचिका क्या होती है इसको ध्यान से सुनो। मृगमरीचिका एक भ्रम होता है। जब कोई भी व्यक्ति रेगिस्तान में जाता है तो वो क्या करता है, पानी की तलाश में भटकता है। क्यों? सॉरी, क्योंकि पानी यहाँ दिखता नहीं। तो जब धूप निकली होती है तो वो धूप जो होती है उससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है और उस व्यक्ति की आंखों पर ये दिखाई देता है कि आगे चमकती हुई धूप के बाद ही पानी भरा हुआ है। तो कुल मिलाकर के एक भ्रम होता है जिसे मृगमरीचिका कहते हैं। इसका नाम मृगमरीचिका क्यों रखा गया? क्योंकि राम भगवान भी मृग को पकड़ने गए थे, है याद? सीता जी ने सोने की मृग देख ली थी और वो मृग नहीं थी वास्तविकता में, सोने की मृग नहीं थी, वो एक क्या था, राक्षस था जो वेश धारण करके आया था और इस तरीके से एक भ्रम पाल दिया उसने। तो यही भ्रम ये भी है मृगमरीचिका। तो याद रखो, मृगमरीचिका का बनना, याद रखो ये भी क्या कहलाता है मेरे भाई, ये मृगमरीचिका का बनना ये आपकी पूरी तरह से भ्रम होता है। और याद रखो ये खास करके रेगिस्तानी इलाके में बनती है। रेगिस्तान में पानी के भ्रम को, पानी का जो भ्रम होता है वही होता है जिसे हम कहते हैं मृगमरीचिका। सुनो जरा, इसी घटना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आते हैं। जैसे कहा जाता है हीरे का चमकना, हीरे का चमकना ये भी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड है। इसके बाद कहता है कांच में आई दरार का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, दरार का चमकना ये भी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ध्यान से सुनिएगा, ये और ये दोनों के दोनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड घटनाएं थी। अगर हम अपवर्तन की बात करें तो याद रखो, कोई भी चीज़ आपको हिलती नज़र आती है तो ये मान लेना कि वहाँ पर अपवर्तन होता है। जैसे कि तारों का टिमटिमाना, वो भी हमें हिलते नज़र आते हैं तो अपवर्तन के कारण होता है। जैसे बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का, पानी की बाल्टी है, उसमें सिक्का पड़ा हुआ है, वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देता है। इसके अलावा बाल्टी में अगर कोई छड़ डाल दी गई तो वो भी हमें तिरछी नज़र आएगी। ये भी अपवर्तन की घटना होती है मेरे भाई, समझ गए ना? हमने जो बताया इसको नोट कर लेना। आपको क्या बताया? तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमाना भी आपका क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसके अलावा गिलास में पड़ा सिक्का, गिलास में पड़ा सिक्का, सिक्का वास्तविक गहराई से, वास्तविक गहराई से, गहराई से ऊपर दिखाई देना, ऊपर दिखाई देना। ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी कहता है कि पानी में पड़ी छड़, पानी में पड़ी छड़, छड़ का तिरछा दिखाई देना, तिरछा दिखाई देना, दिखाई देना भी क्या कहलाता है मेरे भाई? पानी में पड़ी हुई दिखाई देना, ये भी आपका अपवर्तन की घटना होती है मेरा भाई। समझ गए ना इस बात को? और वर्ण विक्षेपण के बारे में जानते होंगे। कहते हैं जो आपका क्या होता है, अरे भाई वर्ण विक्षेपण से आप जानते क्या होता है? अरे क्या बोलते हैं यार?
आकाश का रंग नीला होता है कि वो विकिरण के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है वो, ठीक है। वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष का जो रंग होता है वो आपके 7 रंगों में विभक्तित दिखाई देता है ना। इसमें आपका कोई भी श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो आपके 7 प्रिज्म से गुजरता है, तो याद रखो वो क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। विकिरण की घटना क्या होती है, कुल मिलाकर के विकिरण जो होता है वो आपका एक फैलने का काम करता है, इतना याद रखिएगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 29 के बाद बात करेंगे 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और बताइए। कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक की किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है। तो बताओ जरा, कार्य करने का अनुभव जरूरी है, कहने का मतलब है अगर आप हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने जा रहे हैं तो आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी न्यायिक पद पर आपने काम किया हो, कितने साल तक किया हो, वो आपसे पूछा है। कह रहे हैं कि 5 वर्ष तक अगर आपने कुल मिलाकर के अधिवक्ता रहे हो या किसी न्यायिक जो जिला जज होते हैं ना उनमें आपने काम किया हो, 5 साल तक या 6 साल तक या 15 साल तक या 10 साल तक, ऐसे आपके ऑप्शन बने हुए हैं, जल्दी से बताने का कष्ट करें। चलिए मेरे भाई जल्दी से कमेंट करो सभी लोग और देखते हैं कितने सारे लोग इसका आंसर देंगे। चलो मेरे भाई, कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं, सभी लोग इसका आंसर देने का कष्ट करें। देखो मेरे भाई, इसका आंसर जो देंगे ना आप, तो याद रखो इसका आंसर है 10 साल। इसका आंसर है 10 साल। कहते हैं कि किसी भी न्यायिक पद पर आपने 10 वर्ष तक काम किया हो या आपने पिछले निचले जो भी न्यायालय हैं उनमें अगर आप 10 वर्ष तक काम कर चुके हैं तो फिर आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं। अब बात ये भी होती है कि उच्च न्यायालय का कार्यकाल कितना होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। सुनिए ध्यान से, आपसे पूछता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है, न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो याद रखो कितने वर्ष होता है, ध्यान से सुनिएगा, कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिए ये जो होता है ना वो आपके टोटल कितने वर्ष का होता है। तो आपका जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है मेरे भाई, वो आपके 6 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। जब ये न्यायाधीश बन जाएगा तो 6 साल तक रहेगा। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया और भी होती है, क्या कि अधिकतम आयु सीमा अगर इससे ज़्यादा हो गई, अधिकतम आयु सीमा यदि आपकी 65 वर्ष से अधिक होती है, 62 वर्ष, अगर 62 वर्ष से अधिक हो जाती है, अगर 62 वर्ष से अधिक होती है मेरे भाई, तो याद रखिएगा 62 वर्ष से अधिक होती है तो इसे रिटायर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा अगर ये कह सकते हैं कि 58 साल की उम्र में न्यायाधीश बने तो फिर ये 62 तक ही न्यायाधीश रह पाएंगे, कुल मिलाकर के 4 साल तक।
और ये यहीं रिटायर्ड कर दिए जाएंगे। अब ये 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, समझ गए मेरे भाई। तो ये 6 साल तक यहाँ नहीं जा पाएंगे, ये केवल 4 साल तक कर पाएंगे। अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछता है, अगर आपसे ये पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल, न्यायाधीश का कार्यकाल यदि पूछता है, का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है मेरे भाई, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो याद रखो कितने वर्ष का होता है। तो ये जो होता है ना, वो आपके टोटल कितने वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा ये आपका 6 वर्ष इसका भी टाइम पीरियड होता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम एज होती है वो 65 वर्ष होती है। बस इतना अंतर होता है, इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 65 कर दी जाएगी, और 6 वर्ष तो इसका भी था, 6 वर्ष इसका भी था, लेकिन इसने 62 वर्ष था, 3 साल उसका कम होता है, इसका 3 साल अधिक होता है। समझ के याद रखो, सुप्रीम कोर्ट पूरे ऑल इंडिया में आपका एक है, और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है मेरे भाई, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो याद रखो 33 + 1 है प्रेजेंट टाइम में, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य है, तो टोटल 34 न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि उच्च न्यायालय कितने हैं भारत में कुल, तो अगर आपसे ये कहता है कि भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, तो इनकी संख्या जो होती है ना वो आपकी टोटल 25 है। कितने हाई कोर्ट है, टोटल 25 हाई कोर्ट बने हुए हैं। और याद रखिए जो 25 हाई कोर्ट है ना मेरे भाई, याद रखिए ये 25 के 25 हाई कोर्ट कहाँ पर है, सुने ध्यान से, ये 25 के 25 हाई कोर्ट जो हैं ये आपके सब अलग अलग राज्यों में बने हैं। याद रखिए 25वां हाई कोर्ट कहाँ पर बना है, 25वां हाई कोर्ट जो बना है वो आपके अमरावती में बना। अमरावती ये कहाँ पड़ता है, तो याद रखो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, यहीं पर ये 25वां हाई कोर्ट बनाया गया है। ठीक है, अगर आपसे ये कहे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई और कहाँ पर हुई थी, तो ध्यान से सुनना ज़रा। अगर ये कहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, सुनना ज़रा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, कमेंट करते रहिए, आंसर देते रहिएगा। 1866 में इसकी स्थापना आगरा में हुई थी मेरे भाई। कब, आगरा में हुई थी। जबकि ये इलाहाबाद कब आया, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, इसलिए आगरा में हाई कोर्ट बना था 1866 में। इसके बाद 1869 में ये आपका हाई कोर्ट इलाहाबाद लाया गया। तब इलाहाबाद राजधानी यूपी की बनाई गई थी, तभी इलाहाबाद में राजधानी में ला कर के ये हाई कोर्ट बना दिया गया था। लेकिन याद रखो, अगर ऐसा पूछे कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है, अगर कहे खंडपीठ कहाँ स्थित है, तो याद रखो अब खंडपीठ की अगर बात करेगा तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई, तो इसका आंसर होगा मेरे भाई लखनऊ। क्या होगा, लखनऊ इसका आंसर सही हो जाएगा। खंडपीठ का मतलब है इसकी दूसरी शाखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाले मामले आते हैं, तो इनके निपटारे के लिए 2 न्यायालय करने पड़े, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है कि अगर इसे हम पॉपुलेशन के आधार पर डिवाइड कर दें तो पूरे वर्ल्ड का 5वीं कंट्री बनेगी। समझ रहे हैं,
5वीं कंट्री बनेगी पॉपुलेशन में। समझ गए? तब आप समझ सकते हैं कि 2 हाई कोर्ट की ज़रूरत तो होगी। अगर ये पूछ दे कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट किस राज्य का है, तो याद रखो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। अभी यूपी पुलिस में क्वेश्चन भी आया था, जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, अभी री एग्ज़ाम वाले में नहीं आया था, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो याद रखो इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या टोटल 170 है। कितनी है? 170 न्यायाधीश हैं। बताओ भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं जो पूरे देश का काम संभाल रहे हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 170 न्यायाधीश हैं। बताओ, फिर भी नहीं संभाल पाए, फिर लखनऊ में खंडपीठ बनानी पड़ी। तब ये मामले कुछ वहाँ चले जाते, कुछ यहाँ। समझ गए कि नहीं? तो देख लो भाई साहब, उत्तर प्रदेश का यही नज़ारा है। चलें आगे, सुन लो ज़रा, एक पॉइंट और बता दें तुम्हें। उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है? तो याद रखो मेरे भाई 214 में, आर्टिकल 214 में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 124 में है मेरे भाई। 124 में सुप्रीम कोर्ट है और ये यहाँ पर है। ठीक है, 124 में सुप्रीम कोर्ट, 214 में आपका हाई कोर्ट। चले, इसका आंसर था 10 साल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना 30 के बाद। ए मेरे भाई देख, ये तो यहीं ठहर गया यार, 30 पे ही ठहर गया मेरे भाई। देखते हैं जरा, रुकिए, ठहरिए 1 मिनट। कह रहा कि ये 30 तक क्वेश्चन पहुँचे ना हमारे। ठीक है मेरे भाई, आगे बताते हैं और चलते हैं अपने और कुछ क्वेश्चन पर। देखिए जरा, चलिए भाई देखिए जरा, अब हम लोग शुरुआत कर देंगे इसकी। अब ये क्वेश्चन आ गया, आपका बताना शुरू करिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपको ये बताना था कि जो हमारी केन नदी है, निम्नलिखित में से किस वन संरक्षित से होकर बहती है? मतलब किस एरिया से होकर के बहती है केन नदी, आपसे पूछी थी। कह रहा था बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और काडबेट टाइगर रिजर्व। पहले तो आपको ये पता हो तो फिर ऑप्शन आप कट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये जानते हैं कि केन नदी कहाँ बहती है, तो फिर इसका आप आंसर सही कर सकते हैं। देखिए, अब थोड़ी सी चीज़ों को समझिए। अगर आपसे कहा जाए बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये तो जानते हैं ना कि कर्नाटक में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। जिम कार्बेट वाला जो टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है मेरे भाई, ये उत्तराखंड में है। अगर हम और आगे बात करें, एक मानस टाइगर रिजर्व, ये भी आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये आपका एमपी में पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, अब जब ये एमपी में पड़ता है, तो अब बताओ केन नदी कहाँ से बहती है? एमपी से बहती है। तो अब इसका आंसर हम क्या टिक कर सकते हैं? सीधा हमें पता चल गया कि पन्ना टाइगर रिजर्व। समझ के कहा, बस ऐसा आपको ऑप्शन तोड़ना सीखिएगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपने कभी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए होते हैं, तो आपको ऑप्शन देख के ये लगता है कि ये भी सही होता है। सॉरी, मानस वाला असम में है मेरे भाई, असम में है, उत्तराखंड में नहीं। तो याद रखो ये आपका यहाँ पर पड़ेगा। आपसे होता क्या है कि जब आपको लगता है मानस भी हो सकता है, काजीरंगा भी हो सकता है, बांदीपुर भी हो सकता है,
जबकि अगर आप इस बात को देख लेते कि केन नदी कहाँ से बहती है, केन, बेतवा, सिंधु वगैरह, ये सब यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती हैं, तो फिर इसका आप आंसर आसानी से टिक कर सकते थे। अब हम बात करेंगे आपसे किसकी, तो कह रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो हीरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, ये बताना था। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कहाँ किया जाता है या कौन सी खान से किया जाता है। देखो मेरे भाई, ये तो आप जानते होंगे, हीरे वाला बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हीरे वाला पन्ना में किया जाता है, पन्ना से सबसे ज़्यादा हीरा भारत में निकालते हैं, तभी तो पन्ना टाइगर रिजर्व आया। अगर आपसे पूरे विश्व में पूछता कि हीरे का उत्पादन कौन करता है, अगर ये कहते हैं कि वर्ल्ड में या विश्व में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है मेरे भाई, मतलब देश करता है, तो कौन सा देश करता है, तब इसका आंसर हो जाता है रूस जो है वो सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन करता है, जबकि भारत में पन्ना शहर करता है। अगर हम सोने की बात करें तो याद रखो, सोना जो होता है ना, ये कर्नाटक में एक कोलार की खान है। कर्नाटक में आपकी कोलार की खान है। कोलार की खान से क्या होता है मेरे भाई, ये आपका सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करते हैं। समझ की बात, आगे चला जाए, आगे देखिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलना, 55 के बाद 56 नंबर। 56 नंबर आपको बताना है मेरे भाई। 55 नंबर, हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास बनाया गया। बड़ा डेंजर क्वेश्चन है भाई साहब। अब इतना तो आप जानते हैं कि हीराकुंड बांध उड़ीसा पे बना है, उड़ीसा राज्य में, और ये भी जानते हैं कि किस नदी पर बना है। कमेंट करो जरा किस नदी पे बना है, और कह रहे हैं किस शहर के पास में बना है, ये बताना। संबलपुर, कटक, बालासोर और राउरकेला। जल्दी बताइएगा, राउरकेला। चलिए भाई बताएंगे आप। तो याद रखो, हीराकुंड बांध जो है वो आपके महानदी पर बना है। कहाँ पर, तो ये आपके महानदी पर बना हुआ, ठीक है, उड़ीसा राज्य में बना है। याद रखो, राउरकेला शहर के पास में बना, राउरकेला शहर के पास में ये हीराकुंड बांध बनाया गया। अब आपसे ये क्वेश्चन हम और पूछेंगे, कहते हैं भारत का ये दोनों क्वेश्चनों के जवाब देने हैं आपको। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, लंबा बांध कौन सा है और किस नदी पर बना है, ये भी बताइएगा। इसके अलावा फिर कह रहे हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये आपको बताना मेरे भाई। तो बताइए जल्दी से, दोनों के कमेंट करिए। और आज की क्लास हमारी यहीं तक। और याद रखो, कटक में क्या बना है, चावल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो आपके कटक उड़ीसा में बना हुआ है मेरे भाई। ठीक है, समझ गए।
तो ये दोनों क्वेश्चनों के आपको जवाब कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं सभी लोगों को। और जितने भी विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। इसके बाद में जितने पुराने स्टूडेंट हैं वो लाइक ज़रूर कर देंगे। नए विद्यार्थियों का सबसे पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, कल फिर मिलेंगे, इस बात को याद रखिए। लेकिन हमने कहा कि जिन बच्चों ने लाइव क्लास नहीं ले पाई है वो इस वीडियो को लाइव क्लास में नहीं ढूंढेंगे, उन्हें केवल वीडियो वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। वीडियो वाला ऑप्शन जो होगा उस पर क्लिक करिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा हो तो, नहीं वैसे नोटिफिकेशन तो आपके पास पहुंच जाता है जब क्लास हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतने रखते हैं। सभी विद्यार्थियों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।